नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंजलि यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने बिहार की कुछ बेसिक जानकारियां ली थी, जैसे कि बिहार की जो अवस्थिति है वह क्या है, यानी हमारा जो राज्य बिहार है वह हमारे देश भारत में के किस दिशा में अवस्थित है। फिर हमने उसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार के बारे में जाना, फिर प्रशासनिक विभाजनों के बारे में जाना। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है वह कैसे अस्तित्व में आया, यानी आज का जो हमारा बिहार है वह क्या पिछले पिछले कुछ सौ साल 200 साल पहले ऐसा ही हमारा बिहार था, या इसकी स्थिति कुछ और थी। तो इसके बारे में जानेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा राज्य बिहार है उसका वर्तमान स्वरूप के बारे में जानेंगे। हमारे राज्य बिहार का वर्तमान स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है इसका वर्तमान स्वरूप कैसे अस्तित्व में आया, यह सबसे पहले जानेंगे। वर्तमान स्वरूप, तो जो हमारा राज्य बिहार है वह पहले बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों के टाइम पीरियड में यह बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। और जो बंगाल प्रांत था वह कोई छोटा मोटा प्रांत नहीं था, वह भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रांत, चाहे वह क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए या जनसंख्या की दृष्टि से, वह भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। और इस बंगाल प्रांत में आज का जो हमारा बिहार है, उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, असम, ये सभी क्षेत्र आते थे बंगाल प्रांत के अंतर्गत। तो यानी इससे हमें पता चला कि जो हमारा बिहार था, हमारा बिहार जो था वह बंगाल प्रांत का हिस्सा था। बंगाल प्रांत का हिस्सा था। तो अब हम बात करेंगे कि यह जब बंगाल प्रांत का हिस्सा था तो तब से लेकर, यानी बंगाल प्रांत के हिस्से के रूप से लेकर आज का जो हमारा वर्तमान बिहार है वह कैसे अस्तित्व में आया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 1911 के बारे में। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। यानी दिल्ली दरबार का आयोजन किए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। और इस दिल्ली दरबार के मुख्य अतिथि कौन थे? जॉर्ज पंचम। यह दिल्ली दरबार बुलाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में। जॉर्ज पंचम के स्वागत में। जॉर्ज पंचम के स्वागत में। मुख्य रूप से हम देखें तो 3 दिल्ली दरबार बुलाए गए थे, लेकिन यह 3 दिल्ली दरबार हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ हम जान लेते हैं कि यह जो 1911 का दिल्ली दरबार था यह तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था। तीसरे नंबर का। तीसरा दिल्ली दरबार था। इससे पहले 2 दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा चुका था। यह क्या था? तीसरा दिल्ली दरबार था। अब हम बात करें यह 1911 के दिल्ली दरबार में ऐसी क्या हुई थी जो इसे हम पढ़ते हैं अपने बिहार के वर्तमान स्वरूप की उत्पत्ति के आधार पर। तो 1911 में जो दिल्ली दरबार बुलाया गया, इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ था
कि इस दिल्ली दरबार में घोषणा की गई जॉर्ज पंचम के द्वारा। ये जो जॉर्ज पंचम है, जॉर्ज पंचम के द्वारा इस दिल्ली दरबार में दो घोषणाएं की गई थी। पहली घोषणा थी कि जो हमारे देश भारत की राजधानी है उसे कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, और दूसरी घोषणा थी कि यह जो बिहार प्रांत है, इस जॉर्ज पंचम ने घोषणा की, इन्होंने घोषणा की कि बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया जाए। जॉर्ज पंचम ने घोषणा कर दी कि बिहार को बंगाल प्रांत से अलग किया जाए, लेकिन यह जो घोषणाएं थी यह औपचारिक तौर पर नहीं की गई थी, यह बस मौखिक बोल दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी औपचारिकता कब पूरी की गई, तो एक डेट याद रखना है, 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को क्या हुई कि यह जो बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने की घोषणा की गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा, तो 22 मार्च 1912 को यह अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी की गई कि अब बिहार को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया जाए। यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 22 मार्च 1912 को अधिसूचना, आधिकारिक तौर पर यह मतलब गजट नोटिस जारी कर दिया गया कि जो हमारा बिहार है उसे बंगाल प्रांत से पृथक कर दिया जाए। तो इसीलिए यह जो 22 मार्च है, इस डेट को क्योंकि अधिसूचना जारी की गई थी, इसीलिए इस 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाने की शुरुआत किसने की थी? यह हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने की थी। श्री नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत 2010 में की। श्री नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत 2010 में की। यानी 2010 एक ऐसा वर्ष है जब से हमारा बिहार दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। अब आगे हम बात करें कि यह जो 22 मार्च को अधिसूचना जारी की गई कि बिहार को बंगाल प्रांत से पृथक किया जाएगा, तो क्या यह जो बिहार है आज के वर्तमान बिहार के समान था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह जो अधिसूचना जारी की गई थी, इसमें जो हमारा बिहार था उसमें कौन कौन शामिल थे? तो उसमें बिहार शामिल था प्लस उड़ीसा शामिल था। उड़ीसा और आज का जो झारखंड है, इन तीनों प्रांतों को मिलाकर एक बिहार प्रांत का गठन किया जाने की बात की गई थी। बिहार प्रांत, इन तीनों प्रांत उस समय शामिल थे। यानी जब 1912 में बिहार को बंगाल से पृथक किया गया तो उस समय बिहार था, उड़ीसा था और झारखंड, आज के हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों प्रांत उसमें शामिल थे। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि तब बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया, फिर झारखंड को कब अलग किया गया। तो एक समय की बात है
GOI 1935, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसके तहत उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक कर दिया गया। बिहार से पृथक कर दिया गया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक कर दिया गया। अब बिहार में कौन कौन बच गया? तो बिहार और झारखंड का हिस्सा। तो आगे हम बात करते हैं झारखंड को कब पृथक किया गया। तो एक डेट था 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर सन 2000 को 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को पृथक किया गया। 15 नवंबर सन 2000 को। अब यह जो डेट है 15 नवंबर का, यह झारखंड के पृथक्करण के लिए क्यों चुना गया? तो इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जिन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है, ये बिरसा मुंडा का जन्म दिवस 15 नवंबर को आता है। जन्म दिवस। तो इन्हीं बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही झारखंड का जो पृथक्करण था उसका डेट 15 नवंबर रखा गया। अब इससे आगे हम बात करेंगे कि झारखंड का जो मतलब आज का अस्तित्व है झारखंड का, वह बिहार के मतलब कितने भूभाग का आज का परिणाम है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे बिहार की कुछ प्रमुख डेटा के बारे में, जैसे बिहार की जनसंख्या हो गई, बिहार का क्षेत्रफल हो गया, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ झारखंड के बारे में। तो बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा था, बिहार का 45.85% दक्षिणी भूभाग को
अलग कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। झारखंड राज्य का गठन किया गया। बिहार का जो 35.85% दक्षिणी भूभाग था उसे काटकर एक झारखंड राज्य का गठन किया गया। और यह जो 45.85%, इसे राउंड ऑफ करके कई बार एग्जाम्स में 46% भी लिख दिया जाता है, 46%। तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर यह डेटा आ जाए तब भी सही है, अगर 46% आ जाए तब भी सही है। अब आगे हम बात करते हैं कि उस समय बिहार में कुल कितने जिले थे। यानी जब बिहार से झारखंड को पृथक नहीं किया गया था तब की बात करें तो बिहार में जिलों की संख्या कुल 55 हुआ करती थी। बिहार में जिले उस समय कुल 55 हुआ करती थी। और इन 55 जिलों में से 18 जिले 18 जिले को झारखंड का हिस्सा बनाया गया। 18 जिले को झारखंड का हिस्सा बनाया गया। और अगर हम बात करें बिहार की तो इनमें से 37 जिले को बिहार का हिस्सा बनाया गया। यानी सन 2000 में 37 जिले को बिहार का हिस्सा बनाया गया। अब इस पे आप सोच रहे होंगे कि वर्तमान में तो बिहार में 38 जिले हैं और यहाँ आपने बताया कि 37 जिले हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक समझा कि वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं, क्योंकि ये जो 37 जिले हैं इनमें से एक जिला जोड़ा गया अरवल को। एक जिला जोड़ा गया अरवल को। और यह जो अरवल जिला है यह जहानाबाद से काटकर बनाया गया। जहानाबाद से अलग करके बनाया गया। अलग करके बनाया गया। और यह जो अरवल है इसे जहानाबाद से कब पृथक किया गया तो 2001 में। सन 2001 में बिहार का सबसे नवीनतम जिला अरवल का गठन किया गया जहानाबाद से काटकर। यह जो अरवल है यह बिहार का सबसे नवीनतम जिला है। सबसे नवीनतम जिला है। यह बिहार का सबसे नवीनतम जिला है। अब हम आगे बात करेंगे बिहार के प्रमंडल के बारे में। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं जिसके अंतर्गत 38 जिलों का प्रशासनिक संचालन किया जाता है। तो बिहार के प्रमंडल के बारे में बात करेंगे। बिहार के प्रमंडल जो कि कुल 9 हैं, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो बिहार के कुल प्रमंडल जिसमें से अगर पहला की बात की जाए, सबसे पहले हम तिरहुत से शुरुआत करते हैं। तिरहुत, इसके अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं, जिनमें पहला हो गए पश्चिमी चंपारण। तिरहुत प्रमंडल में पहला जिला पश्चिमी चंपारण।
दूसरा जिला पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तीसरा जिला शिवहर, शिवहर। चौथे जिला की बात करें तो चौथा हो गया सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। पांचवा हो गया मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। और छठा जिला हो गया वैशाली, छठा जिला वैशाली। इस तरह से तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। अब आगे हम बात करते हैं जस्ट उसके बगल में सारण प्रमंडल। दूसरा बात करते हैं सारण प्रमंडल की, सारण प्रमंडल। अब सारण प्रमंडल की बात की जाए तो इनमें कुल 3 जिले हैं। पहला तो खुद सारण हो गया, सारण। दूसरा सिवान, और तीसरा गोपालगंज। तीसरा जिला गोपालगंज। आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन से जिला से बिलोंग करते हैं। सारण में कुल 3 जिले। उसके आगे हम बात करें तो उसके आगे है दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल। अब हम दरभंगा प्रमंडल की बात करेंगे तो दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं। पहला मधुबनी, मधुबनी। दूसरा स्वयं दरभंगा जो है, मधुबनी, दरभंगा। और तीसरा समस्तीपुर, समस्तीपुर। यानी दरभंगा प्रमंडल में भी कुल 3 जिले हैं। अब आगे हम बात करते हैं कोसी प्रमंडल की। चौथे प्रमंडल की बात की जाए तो चौथा हो गया हमारा कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल। अब इसके जिलों के बारे में जानते हैं तो कोसी प्रमंडल में भी कुल 3 जिले हैं। कोसी प्रमंडल में सुपौल, दूसरा मधेपुरा, सुपौल, मधेपुरा। और तीसरा जिला सहरसा, सहरसा। यानी कोसी प्रमंडल में भी कुल 3 जिले हैं। आगे हम बात करते हैं कोसी के बाद पूर्णिया प्रमंडल, कोसी के बाद पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल की बात की जाए तो पूर्णिया में कुल 4 जिले आएंगे। किशनगंज, किशनगंज। दूसरा अररिया, किशनगंज, अररिया। तीसरा पूर्णिया, तीसरा पूर्णिया। और चौथा कटिहार। पूर्णिया प्रमंडल में कुल 4 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? 4 जिले। अब इससे आगे हम बात करेंगे मुंगेर प्रमंडल की।
इससे आगे बात करेंगे मुंगेर प्रमंडल की। तो मुंगेर प्रमंडल की बात की जाए, मुंगेर प्रमंडल में भी कुल 6 जिले हैं, जिनमें पहला जिला है खगड़िया, दूसरा बेगूसराय, तीसरा लखीसराय, चौथा जमुई, पांचवा शेखपुरा और छठा मुंगेर। इससे आगे का 3 प्रमंडल जानेंगे। इससे आगे 3 प्रमंडल हैं, जिनमें भागलपुर है, मगध है और पटना है। भागलपुर एक ऐसा प्रमंडल है जिसमें सबसे कम जिले आते हैं, केवल 2 जिले, भागलपुर और बांका। तो भागलपुर प्रमंडल में केवल 2 जिले ही आते हैं। अब हम बात करते हैं भागलपुर प्रमंडल की। भागलपुर प्रमंडल की बात करें तो इसमें केवल 2 जिले हैं। एक है हमारा भागलपुर और दूसरा बांका। अब आगे हम बात करते हैं मगध प्रमंडल के बारे में। मगध प्रमंडल, भागलपुर में कुल 2 जिले ही हैं। मगध प्रमंडल की बात की जाए तो इसके अंतर्गत नवादा, दूसरा गया जी, तीसरा औरंगाबाद, चौथा जहानाबाद और अरवल। पांचवा अरवल। अब इससे आगे हम बात करेंगे पटना प्रमंडल के बारे में। मगध में कुल 5 जिले हैं। अगला हमारा बच गया पटना प्रमंडल। तो पटना की बात की जाए, इसके अंतर्गत कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। तो पटना प्रमंडल में कुल 6 जिले आते हैं।
अब हम बात करते हैं जो हमारा तिरहुत प्रमंडल है, तिरहुत मगध, तिरहुत कोसी और मगध। तिरहुत, कोसी और मगध, ये 3 ऐसे प्रमंडल हैं जिनका नाम किसी जिला के नाम पर नहीं है, जिनका नाम किसी जिला के नाम पर नहीं है। एक और बात करते हैं भागलपुर प्रमंडल की, यहीं लिख लेते हैं। तो भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं। कम जिले हैं, केवल 2 जिले। भागलपुर प्रमंडल में केवल 2 जिले हैं। अब इससे आगे हम बात करेंगे बिहार के प्रशासन के बारे में, यानी आज जो हमारा आधुनिक बिहार है उसका प्रशासनिक तंत्र कैसे संचालित किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे बिहार के प्रशासनिक तंत्र के बारे में। प्रशासनिक तंत्र के बारे में। तो हमारा जो बिहार है, हमारे बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या है। यह जो द्विसदनात्मक शब्द आया, इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो बिहार का जो प्रशासन है वह 2 सदनों के द्वारा संचालित किया जाता है। यह द्विसदनात्मक का अर्थ है कि बिहार में विधानसभा भी है, और विधान परिषद भी है। विधान परिषद विधानसभा को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमारे बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अब हम जानेंगे इसके सीटों के बारे में। तो विधानसभा की बिहार में जो सीटें हैं
वह कुल 243 सीटें हैं। विधानसभा के अंतर्गत बिहार में कुल 243 सीटें हैं और विधान परिषद के अंतर्गत कुल 75 सीटें हैं। विधान परिषद के अंतर्गत कुल 75 सीटें हैं। अब इन सीटों में कुछ जो सीटें हैं वो आरक्षित किए गए हैं, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यह जो हमारा विधान सभा है, हमारे बिहार का विधानसभा जो है, जिसके कुल 243 सीट हैं, इन 243 सीटों में से कुछ सीटें आरक्षित की गई है। इन 243 सीटों में से कुछ सीटें आरक्षित की गई है। तो आरक्षित सीट कितनी है? 40 सीट। 40 सीटें आरक्षित हैं। हमारे विधानसभा के 243 सीटों में से 40 सीटें आरक्षित हैं। 40 सीटें आरक्षित है, जिनमें से 38 सीट एससी के लिए, एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। वहीं अगर हम बात करें एसटी की यानी अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। 2 सीटें आरक्षित हैं। अब यह जो अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं कि ये 2 सीटें कौन कौन सी हैं। तो ये जो अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं, जिनमें पहला है मनिहारी। मनिहारी, और यह जो मनिहारी है कटिहार जिले में पड़ता है। मनिहारी विधानसभा सीट कटिहार जिले में पड़ता है। और यह इसकी दूसरी सीट है कटोरिया, कटोरिया विधानसभा सीट। और यह जो कटोरिया विधानसभा सीट है, यह बांका जिले में पड़ता है। कटोरिया विधानसभा सीट बांका जिले में पड़ता है। इससे आगे हम बिहार के प्रशासनिक तंत्र में ही पढ़ेंगे। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। बिहार के प्रशासनिक तंत्र में ही जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में। यह तो विधानसभा की सीटें हो गई। अब हम बात करते हैं लोकसभा की सीटों के बारे में। लोकसभा, तो अगर बात की जाए लोकसभा की सीटों के बारे में, तो लोकसभा के अंतर्गत बिहार में कुल 40 सीटें हैं। कुल 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में से 6 सीटें आरक्षित हैं। 6 सीटें आरक्षित हैं। 6 सीटें आरक्षित हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि ये जो 6 सीटें हैं, ये कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र से आरक्षित हैं, इसके बारे में। आरक्षित जो है उसमें पहला नाम आता है गोपालगंज का। गोपालगंज का। दूसरा है हाजीपुर।
गोपालगंज लोकसभा सीट, फिर हाजीपुर लोकसभा सीट, तीसरा है समस्तीपुर, तीसरा है समस्तीपुर, चौथा है गया जी। अगर पांचवें की बात की जाए तो पांचवा है जमुई, पांचवा है जमुई और छठा है सासाराम, सासाराम। इससे आगे अगर हम बात करें राज्यसभा सीटों के बारे में, राज्यसभा की बात की जाए तो बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। इस तरह बिहार के प्रशासनिक तंत्र के बारे में हमने जाना कि यह जो 6 क्षेत्र हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गयाजी, जमुई और सासाराम, ये 6 सीटें ऐसी हैं जिसे लोकसभा के 40 सीटों के अंतर्गत आरक्षित किया गया है। और यह जो आरक्षण है एससी के लिए है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। यह सीटें जो आरक्षित हैं किसके लिए हैं? तो एससी के लिए, ये सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा की सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारी क्लासेस आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी भी स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर करें, क्योंकि यह जो हमारे बिहार जीके का क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे आगे शेयर करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, साथ ही उसे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया है, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वह टेलीग्राम भी किसी एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है आपके लिए। क्योंकि यह जो हमारा टेलीग्राम है, आज जो हमने क्लास लिया है या कोई भी क्लास लेते हैं उसका बोर्ड पीडीएफ जाता है और साथ ही शाम में उसमें क्विज भी उपलब्ध होते हैं। तो उस टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।